मलीहा ने झट से कमरे का दरवाज़ा खोला। वहाज जो लैपटॉप में लगा कोई काम करने में मसरूफ़ था, उसने निगाहें उठा के मलीहा की तरफ देखा और गुस्से में कहने लगा, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वहाज गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। मलीहा इसके पास आई, एकदम से इसके गिरेबान से पकड़ लिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मैं बाबा के साथ मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करने की? आपको पता है आपकी वजह से मुझे बाबा से कितनी ज़्यादा डांट पड़ी है। वो सिर्फ मेरे दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये सुन के वहाश ने इसे खुद से दूर धक्का दिया। खबरदार, जो आज के बाद यूं बदतमीज़ों की तरह मेरे कमरे में आने की कोशिश की। इसने मलीहा को खूनख्वार निगाहों से घूरा। क्यों ना आऊं? बताएं मुझे। हाँ, क्यों ना आऊं आपके कमरे में? आप अपने आप को समझते क्या हैं? वहाज हमेशा ही इसका गुस्सा बर्दाश्त करता था और इसे मलीहा से बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगी थी। वो बचपन की इसकी मनकूहा थी और वो बचपन से इसे बर्दाश्त करता आया था। आज मलीहा की बदतमीज़ी देख के इसका पारा हाई हो गया। इसके कंधों से पकड़कर इसे पीछे दीवार के साथ लगा दिया। क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुमने मुझे बेवकूफ़ या पागल समझा हुआ है कि तुम मर्दों के साथ आधी रात को जाके क्लब में पार्टी करोगी, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। एकदम से इसने मलीहा के बालों को दबोचा। क्या कर रहे हो? मलीहा कभी वहाज से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती थी कि वो इसके साथ ऐसा भी करेगा। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। बताओ क्यों आधी रात को मेरे कमरे में आई हो? पहले भी मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है कि आधी रात को मेरे कमरे में मत आया करो। वहाज ने चिल्लाते हुए इसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो वहाज के सीने पे हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वहाज ने इसके बाजों को पकड़ के पीछे की तरफ कर दिया, पीछे इसकी कमर के साथ लगा दिया। छोड़े मुझे तकलीफ हो रही है। इसने वहाज को खुद से दूर करना चाहा। वहाज ने इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूँगा, ना ही तुम्हारे साथ रुखसती करूँगा। ये सुन के वो हंसने लगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे घटिया इंसान के साथ रुखसती करने का। आप क्या इस रिश्ते को ख़त्म करेंगे? मैं खुद इस रिश्ते को ख़त्म कर दूंगी। ये कहते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगी और वहाज को लगा था वो इसके सामने सॉरी करेगी, इसे कहेगी नहीं ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, मगर इसने तो वहाज की सोच के मुतरादिफ जवाब दिया। और ये सुन के वहाज ने इसकी कलाई को पकड़ के पीछे बेड की तरफ फेंका। ये क्या कर रहे हैं आप? वहाज को अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ देख के वो नफ़ी में सर हिलाते हुए पूछने लगी। वही कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था और ये सब कुछ करने पर तुमने मुझे मजबूर किया है। ये कहते हुए वो इसके करीब आने लगा। वहाज क्या कर रहे हैं? वो पीछे होते हुए बिल्कुल बेड की बैक के साथ लग गई। नफ़ी में सर हिलाने लगी। इसने अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेट लिए। वहाज ने अपनी शर्ट को उतार के दूर फेंका तो इसने फौरन इसे अपनी आंखों के सामने हाथ रख लिया। वहाज ने फौरन से इसकी कलाई को पकड़ के खींचा तो वो सीधा वहाज के सीने से आ लगी। वहाज ने इसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया। वहाज छोड़े मुझे, वो कपकपाई हुई आवाज़ में बोली, मगर वो इसके बालों को अपनी मुट्ठियों में दबोचता इसके ऊपर झुका। वो ज़ब्त से अपनी आंखें बंद कर गई। इसने बेडशीट को अपने हाथों में दबोच लिया। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करता वो इसके ऊपर शिद्दतें लुटाने लगा। वो इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी।
ملیحہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی سزا اسے وہاج یوں دے رہا تھا۔ وہاج چھوڑے مجھے۔ وہ اس کے لمس کو اپنی گردن پہ بہت شدت سے محسوس کرتی اسے ناخن مارنے لگی، اس کے بازو پہ ناخن مارنے لگی۔ آج میں تایا جان کو تمہارے بارے میں بتا دوں گی، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے آپ کو ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اسے چھڑا پاتی، مگر جیسے کمرے کی لائٹ آف ہوئی اور وہ اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تو وہ سانس لینا بھول گئی۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی وہ بغیر رخصتی کے ہی اس سے اپنے تمام تر حق لے چکا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہہ چکا تھا کہ وہ کبھی اسے اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا۔ فجر کی اذانوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بیڈ پر لیٹی بس چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کی کنپٹیوں سے آنسو بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ وہاج اسے دیکھنے لگا۔ یہاں پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں، اور خبردار تم نے گھر والوں میں سے کسی کو بتانے کی کوشش کی، جان نکال لوں گا۔ بلکہ میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ آج باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اس نے گردن موڑ کر باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے وہاج کو دیکھا اور فوراً سے اٹھی۔ اس نے نیچے زمین پہ پڑا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھایا، اپنے دوپٹے کو اپنے کندھوں کے گرد لپیٹ دی، بے جان وجود کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ آکے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہ محض مذاق کے موڈ میں وہاج کے کمرے میں گئی تھی، اسے زچ کرنا چاہتی تھی جیسے ہمیشہ کرتی آئی تھی۔ وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی، کتنا اسے ٹوٹ کے چاہتی تھی۔ وہ تو کبھی اس کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سیدھا باتھ روم کے اندر گئی، اسے شاور آن کیا، کپڑوں سمیت وہ شاور کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے زاروں کے تار آنسو بہنے لگے۔ وہ آنکھوں میں سے بہنے والے گرم آنسوؤں کو محسوس کر سکتی تھی۔ گھٹنوں کے گرد اس نے بازو لپیٹے ہوئے نہ جانے کتنی دیر تک وہ باتھ روم میں بیٹھی رہی۔ جب وہ فریش ہو کے باہر آئی تو آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ انگنت نشان اس کی گردن پہ بنے ہوئے تھے۔ اس شخص کی وحشت سے آنکھوں میں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں وہاج نے ایسا کیا میرے ساتھ؟ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ نیچے آئی تو سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھے۔ اس نے اچھی طرح اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ وہ بہت کم دوپٹہ اوڑھتی تھی۔ آج تم نے یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ ملیحہ جیسے ہی آ کے ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھی تو تیمور صاحب نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، نہیں بابا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن بیٹا آپ کے ایگزامز آنے والے ہیں تو آپ کو چھٹی نہیں کرنی چاہیے۔ وجاہت صاحب کہنے لگے، کوئی بات نہیں ہے، بچی کو چھٹی کر لینے دو، تھوڑا سا آرام کر لے۔ وہ نرمی سے بولے، تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ روبینہ بیگم نے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی دیکھ کے پوچھا، مگر اس نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے وجود پہ کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کر رہی تھی اور وہاج مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے نگاہیں نہیں اٹھائی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی اور وہ وہاج بھی اٹھ کے پیچھے پیچھے اس کی طرف آیا۔ آتے ہی وہ کمرے کو لاک لگانے لگا۔ آپ کمرے کو لاک کیوں لگا رہے ہیں؟ اسے آج پہلی دفعہ وہاج سے اتنا خوف محسوس ہوا تھا۔ جو روپ اس نے کل رات وہاج کا دیکھا تھا
ऐसा इसने आज से पहले कभी जिंदगी में वहाज का रूप नहीं देखा था। वो एक एक कदम चलता इसके करीब आने लगा। वो पीछे अलमारी के साथ लग गई, इसके गिर्द दोनों बाजू रखता हुआ कहने लगा, खबरदार, मैं एक दफ़ा फिर से तुम्हें वार्निंग देके जा रहा हूँ। अगर घर वालों में से किसी के सामने भी तुमने जुबान चलाने की कोशिश की या मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो मैंने तुम्हारी जान निकाल लेनी है। ये कहते हुए एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर झुका था। जैसे इससे अलग हुआ तो इसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया, इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वह आज कमरे से बाहर चला गया। वो यूं ही अलमारी के साथ टेक लगाती नीचे बैठ गई। इस दिन के बाद इसने घर में बिल्कुल खामोश रहना शुरू कर दिया। घर में इन दोनों की रुखसती की बातें होने लगीं। बार बार वहाज इससे ये कहता था कि तुम खुद अपने ताया जान को, अपने बाबा जान को बोलो कि तुम्हें मेरे साथ रुखसती नहीं करनी, जबकि वो खामोश हो जाती। मलिया इसकी किसी बात का जवाब नहीं देती थी और वो हर बार के इससे कह जाता था। दिन गुजरने लगे। आधी रात को कमरे का दरवाज़ा खुला और वहाज कमरे में दाखिल हुआ। इतने दिनों से ये जो तुम इतनी बड़ी बुरी शक्ल बनाकर घूम रही हो, मुझे तुमसे नफरत है। इसके कंधों से पकड़ के झंझोड़ा। मलिहा ने जोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। खबरदार, जो आज के बाद आपने आके मुझे ये कहने की कोशिश की कि मैं इस रिश्ते के लिए इनकार करूं। मैं क्यों इनकार करूं जब आप अपने सारे हक ले चुके हैं, आपने मुझे अपने नाम कर लिया है, तो फिर क्यों मैं आपसे रुखसती करने से इनकार कर दूं? हाँ, आप क्या चाहते हैं कि मैं किसी और मर्द की ज़िंदगी में शामिल हूँ तो मुझे बदकिरदार समझे? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। इसके चिल्लाने पर वहाज कहने लगा, तुम सोच लो, जो इस रात मैंने तुम्हारे साथ किया था इससे ज़्यादा शदीद और जुनूनी किस्म का हूँ तो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसके लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। इन्हें बोलो कि तुम मेरे साथ रुखसती नहीं चाहती बल्कि तुम तलाक चाहती हो। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। जो होगा फिर देखा जाएगा। ये कहते हुए वो खामोश हो गई। इसके जबड़े को दबोच लिया। मैंने क्या बोला कि तुम्हें क्या इस रिश्ते से इनकार करोगी? नहीं करोगी तो फिर शादी की रात जो मैं तुम्हारा हशर करूँगा, इसके लिए तैयार रहना। ये कह के वो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। मलिहा वहीं नीचे ज़मीन पर बैठ गई। वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। अगले दिन वजाहत साहब और इसकी मम्मा कहने लगे, बेटा तुम दोनों जाओ, तुम दोनों अपनी शादी की खुद ही शॉपिंग करो। इसके लाख मना करने के बावजूद भी इन दोनों को भेज दिया। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा था और गाड़ी सड़क पे चलती जा रही थी। वो खामोशी से बाहर की तरफ देख रही थी। अचानक वहाज ने इसके हाथ को पकड़ के अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़े मुझे, खबरदार, जो आपने मुझे छूने की कोशिश की। वहाज ने अब जिद में आके इसके हाथ को पकड़ा और इतनी शिद्दत से इसे अपने लबों से लगाया। खबरदार, आज के बाद आपने ऐसे मेरे हाथ को अपने लबों से लगाया। आपकी मूछें मुझे चुभती हैं। तैयार रहना, ये कहाँ कहाँ चुभेंगी। इस चीज़ का तुम्हें बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाएगा। इसकी मायने खेज बातें सुन के इसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया। साथ ही वो खूनख्वार निगाहों से इस शख्स के चेहरे की तरफ देखने लगी। याद रखना, 2 दिन बाद से इस शख्स के चेहरे की तरफ खुद तुम तलाक मांगोगी। मुझसे ऐसा तुम्हारा हशर करूँगा। वो बार बार इससे डरा रहा था और इससे डर भी लग रहा था। वहाज से वो दोनों शॉपिंग मॉल आ गए। वहाज ने सारी शॉपिंग अपनी मर्जी से की थी। शॉपिंग तो ऐसे करें जैसे आप इस शादी से बड़े खुश हैं। वो तंजिया अंदाज में बोली, खुश नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें हसीन ने तो देखना चाहता हूँ। अपनी पसंद का लहंगा लिया है तुम्हारे लिए। जब पहली रात तुम ये पहन के मेरे कमरे में आओगी, मेरे पास आओगी, मेरी दस्तरस में आओगी और इस लहंगे को नोच नोच के फेंकूंगा, तो तुमको कैसा महसूस करोगी?
मलिहा का दिल इसकी बातें सुनकर सूखे पत्ते की मानिंद लरसने लगा। इसके हाथ कँपकँपाने लगे। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखो अभी से तुम इतना ज़्यादा डरने लगी हो, देखो तुम्हारे हाथ कँपकँपा रहे हैं। ड्राइविंग करते हुए इसने मलिहा के हाथ को एक दफ़ा फिर से अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। मलिहा ने खूनख्वार निगाहों से इसकी तरफ देखा। अभी हमारी रुखसती नहीं हुई, खबरदार जो आपने मुझे छूने की कोशिश की। वो गुस्से में बोली, रुखसती के बाद वाले काम तो सारे मैंने रुखसती से पहले कर लिए हैं, अभी भी तुम्हें मुझसे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है। इसकी बात सुन के वो कहने लगी, गाड़ी रोकें। वाकई में इसके चेहरे पर फौरन से पसीना आने लगा था। न जाने इसे क्या होने लगा था। क्या हुआ है? अब की बार वहाज भी थोड़ा परेशान हुआ। इसके चेहरे की बुझती हुई रंगत देख के इसने गाड़ी के शीशे खोल दिए, मगर इसे सांस ना आई तो वो उठ के गाड़ी से बाहर आ गई। ठंडी हवा में सांस लेने लगी। अचानक इसे वॉमिटिंग होने लगी। वो सड़क के किनारे खड़ी हुई मुसलसल खांसे जा रही थी। वहाज ने लाके इसे पानी वाली बोतल दी। तो पलो पानी पियो। इसने बामुश्किल वो पानी अपने हलक से उतारा, मगर इसे सर चकराता हुआ महसूस हुआ। वो नीचे बैठ गई। वहाज थोड़ा परेशान हुआ, इसे अपने साथ लगा लिया। तुम ठीक हो? इसकी पुश्त को सहलाने लगा। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, चलो हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना, आपके साथ मुझे वापस घर लेके जाएं। देखो तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ने लगे हैं। इसे लाके बामुश्किल गाड़ी में बिठाया। अब वो होशो हवास से बेगाना होने लगी। वहाँ जैसा भी था, मगर किसी की बीमारी में वो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। मलिहा, मलिहा तुम्हें क्या हो रहा है? इससे एक साइड पर लड़कता हुआ देख के वहाज परेशान हुआ। एक हाथ से इसके सर को अपनी गोद में रख लिया और दूसरे हाथ से वो ड्राइविंग कर रहा था। बार बार इसके गाल को थपकता हुआ वो होशो हवास से बेगाना बेहोश हो गई। इसे लेके फौरन इसे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर इसका चेकअप करने लगी। चेकअप करने के बाद कहने लगी, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है। और ये सुन के वहाज के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। प्रेगनेंसी? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। डॉक्टर कहने लगी, हाँ जी। आपको नहीं पता? वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। आइए, आपकी क्या लगती हैं? जी, ये मेरी वाइफ हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। वो मलिहा के पास आया। मलिहा अजीब निगाहों से बस इसे देखे जा रही थी। देख लिया आपने अपनी हरकत का नतीजा? मलिहा सख्त लहजे में बोली। अच्छा तो क्या है, नॉर्मल है, होते हैं बच्चे। आपको मालूम है, जब ये बात घर वालों को पता चलेगी तो वो क्या मेरे बारे में सोचेंगे? वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, जो भी सोचते हैं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, चलो घर ही। कहते हुए वो उसे उठने का इशारा किया। डॉक्टर की लिखी हुई मेडिसिन्स इसने ले ली थी और वो बार बार मलिहा को देख रहा था। वहाज ने तो यही सोचा हुआ था कि वो शादी की रात ही मलिहा को छोड़ देगा, मगर अब इतनी बड़ी खबर सुन के वहाज को खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो क्या करे? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। दिन गुजरने लगे। आखिर मेहंदी वाला दिन आ गया। मेहंदी के फंक्शन के बाद वो जब कमरे में आई तो पीछे वहाज भी आ गया। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला। आपको कोई बात करनी थी क्या? वो संजीदगी से बोली। हाँ, मेरी बात सुनो। वो इसके बाजू से पकड़ के लाके इसे बेड पर बिठाया। मैं तुम्हें अभी कहीं लेके जाना चाहता हूँ। ये सुन के मलिहा की पेशानी पर बल नमूदार हुए। कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम अबॉर्शन करवा लो। ये सुन के मलिहा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो गुस्से में कहने लगी, कि आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं? आपको मालूम भी आपका क्या कह रहे हैं? इसकी बात सुन के वो इस बात में सर हिलाने लगा। हाँ, जानता हूँ कि क्या कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ जो इस वक्त ठीक है। कल हमारी रुखसती है। हाँ जानता हूँ, लेकिन अभी बच्चों की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता।
فواز نے تو یہی سوچا ہوا تھا کہ اس بچے کو ختم کر کے کل اسے بھی ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، اور خبردار جو آپ نے مجھے ایسا کچھ کرنے کے لیے کہا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ یہ کون سا ناجائز اولاد ہے جو آپ ایسی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اس کے بازو سے پکڑے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں کیا بول رہا ہوں کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے؟ تمہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کے یوں غصے میں چلانے پر ملیحہ نے تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ میں نے نہیں بولا تھا کہ میرے پاس آئیں، میرے قریب آئیں یا میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق بنائیں۔ آپ نے خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ تعلق بنایا تھا، اور اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بچے کو ختم کر دوں؟ شرم آنی چاہیے۔ اگر آپ نے دوبارہ مجھے ایسا کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں سارے گھر والوں کو آپ کی حقیقت بتا دوں گی۔ صرف میں اس وجہ سے خوش ہوں کہ ساتھ ہی ہماری رخصتی کی بات ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اگر آپ نے دوبارہ ایسی گھٹیا بات کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو بتا دوں گی۔ وحاج کہنے لگا، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو کل رات میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، جو آپ کو کرنا ہوا کر لیجیے گا، میں آپ سے ذرا بھی نہیں ڈرتی۔ وہ اس کے قریب ہونے لگا، پھر تیار رہنا، تم خود اپنی مرضی سے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے کا دروازہ بہت زور سے بند کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ملیحہ جانتی تھی آج تک وحاج نے جو بات بولی تھی وہ وہی کرتا تھا۔ اس نے کبھی ویسے بات نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ وہ یہی کہتا تھا جو اسے کرنا ہوتا تھا۔ اگلے دن وہ دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک انہوں نے حال میں جانا تھا، مگر اس کا جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کے گالوں پہ آ گئے۔ بچپن سے ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی آئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور رہتے تھے، نکاح ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے کے کاموں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کی یہ لڑائی جھگڑے اس حد تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مہندی میں لکھا ہوا وحاج کا نام دیکھا۔ وہ تو وحاج سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن وحاج اس سے سچ میں اتنی زیادہ نفرت کرتا ہوگا، اس چیز کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اپنے آپ کو دیکھتی رہی۔ وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی، مگر اس کی قسمت کیسی تھی اس چیز کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ سارا دن بہت ساری رسومات ہوئیں۔ اس نے ہر لمحہ وحاج کے چہرے پر چھائی ہوئی وحشت کو دیکھا، جس سے اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا، اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب اسے وحاج کے سجے سنورے کمرے میں بٹھایا گیا۔ وحاج کی سیج سجائے بیٹھی ہوئی تھی، پورا وجود ڈر کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ اسے کافی دیر تک وحاج کے آنے کا انتظار کیا۔ اب تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ مزید اس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے وہی لہنگا زیبتن کیا ہوا تھا جو وحاج نے اپنی پسند کا اس کے لیے لیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی جولری اتارنی شروع کی، اپنے دوپٹے کو پنوں سے آزاد کیا۔ اس کے بعد اپنے میک اپ کو صاف کرنے لگی۔ چینجنگ روم کی طرف گئی، وہاں سے چینج کر کے باہر آئی۔ وہ مکمل طور پر میک اپ سے پاک چہرہ لیے سادہ سے حلیے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وحاج جو سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی بیڈ پہ دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اسے یوں بغیر میک اپ کے، بغیر لہنگے کے دیکھ کے اس کے چہرے پر پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کمرے کو لاک لگاتا ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ میک اپ کس کے کہنے پہ اتارا ہے؟ وحاج نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وحاج کی بات سن کے وہ ڈرتے ہوئے بالکل پیچھے ہونے لگی۔ میری کون سا آپ کے ساتھ محبت کی شادی ہے جو میں آپ کے لیے سج سنور کے بیٹھتی؟ ویسے بھی جو کل آپ دھمکیاں لگا رہے تھے، اس کے بعد تو بالکل بھی میں آپ کے لیے سج سنور کے نہیں رہ سکتی۔ مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔
یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ کی طرف جانے لگی۔ جب وہاج نے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا، وہ سیدھا وہاج کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کے گرد مضبوطی سے بازوں کا حصار قائم کرتا اسے شدت سے اپنے سینے سے لگایا۔ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دور ہونے لگی، مگر وہاج اس کے قریب ہوا، اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ جیسے اس سے الگ ہوا تو اس کے ہونٹ کے پاس سے خون بہنے لگا۔ وہ روتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دینے لگی۔ تم پہلے میرے ساتھ بہت غلط کر چکے ہو، خبردار جب تم نے میرے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے بے دھڑک آنسو بہ رہے تھے، مگر وہاج چلتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا۔ وہ بھلا کہاں اس کی باتیں سننے والا تھا؟ میں نے بولا تھا نا تمہیں، اتنی تکلیف دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ بولا تھا میری زندگی سے نکل جاؤ، دور چلی جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے۔ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے نفرت ہوتی ہے۔ میرے حصے کی محبت، پیار، سب کچھ تمہیں ملا، میری ہر چیز پہ تم نے حق جتایا، اب تم میری زندگی پر بھی آ کے حق جتاؤ گے؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، اور آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ وہاج کو اس سے نفرت کیوں تھی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے حصے کی محبت بھی ملیحہ کو ملی تھی، اور وہاج اس چیز کا بدلہ اس سے آج تک لیتا آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس چیز کا خیال کر لو۔ وہ غصے میں بولی، اور وہ طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا کہنے لگا، میں نے بولا تھا مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، تمہیں شوق تھا نا تو تم پالو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آنے لگا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی ہوئی بار بار وہاج کو یہ احساس کروانے کی کوشش کرتی رہی کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس سے دور رہے، مگر وہاج اس کے قریب ہوتا پوری رات ایسے رونتا رہا۔ صبح جب کمرے کا دروازہ کھلا، روبینہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پورے کمرے کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، آدھی بیڈ شیٹ نیچے پڑی ہوئی تھی، کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا، وہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، شاید کوئی شاور لے رہا تھا۔ اگر ملیحہ تھی تو وہاج کہاں تھا؟ اگر وہاج تھا تو ملیحہ کہاں تھی؟ وہ آگے آئی تو بیڈ کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی انہوں نے ملیحہ کی طرف دیکھا، بالکل بکھرا ہوا حلیہ، بکھرے ہوئے بال۔ وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور فوراً سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ملیحہ، وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ ملیحہ، انہوں نے اس کے چہرے کو اپنی طرف کیا، مگر ملیحہ ابھی بھی ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ ان کے بازوؤں کے حصار میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ ملیحہ ان کے چلانے پر وہاج باتھ روم سے باہر آیا اور جلدی سے ملیحہ کے پاس آیا۔ اس کے بے جان سے وجود کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ کے اسے بیڈ پر لٹایا۔ روبینہ بیگم نے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا اور کہنے لگی، تجھے ذرا شرم نہیں آتی؟ اس کی کیا حالت کر دی ہے؟ وجاہت صاحب بھی کمرے میں آ کے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے، پھر اگلے ہی لمحے ان کی نظر اپنی بھتیجی کی طرف گئی۔ وہ اسے دیکھنے لگے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ غصے میں، دیکھو تم نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ مما، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا، جائیں باہر، میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے روبینہ بیگم کو سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ رات کو شاید اس نے کچھ زیادہ ہی برے رویے کے ساتھ اپنا حق وصول کیا تھا۔ اس سے زیادہ تو وہ سوچنے لگا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر پانی پھینکا۔ وہ ہسپتال نہیں لے کے جانا چاہتا تھا۔ اگر اسے ہاسپٹل لے کے جاتا تو ضرور سب کو پتہ چل جاتا کہ وہ پریگننٹ ہے، اس وجہ سے وہ نہیں لے کے جانا چاہتا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کے پاس پریشان سا بیٹھا ہوا تھا، اس کے گال کو تھپتھپانے لگا۔
वो जैसे होश की दुनिया में वापस आई तो एकदम से इसके बाजू से खींच के इसे अपने सीने से लगा लिया और इसकी पुष्ट को सहलाने लगा। इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। वो हैरान हुई थी इसकी ये हरकत देख के। कल तक इसको इतनी ज़्यादा अजियत और तकलीफ देने के बाद अब यहाँ इसे अपने सीने से लगाना। मलिया को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरता हुआ कहने लगा, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम ठीक हो? वो बार बार पूछ रहा था। मलिया ने एकदम से इसे खुद से दूर धक्का दिया। बामुश्किल उठ के वो बाथरूम की तरफ चली गई। जब फ्रेश होकर आई तो वो दोनों नीचे आए। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। सुबह जो इसकी हालत रुबीना बेगम ने देखी थी, इसके बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, मगर अब वो नॉर्मल हालत में थी। वजह साहब कहने लगे, रात वलीमे के फंक्शन के अरेंजमेंट्स मैं करवा रहा हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से उठ के चली गई। जबकि नाश्ता करने के बाद वो दोनों भी वापस कमरे में आ गए। वो वहाँ से किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रही थी। रात वलीमे के फंक्शन में भी इसने वहाज को एक दफ़ा बुलाया तक ना था। हालांकि फ़ोटोशूट के दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, मुस्कुरा रहे थे, मगर एक दूसरे को देखते ही दोनों का मुंह बन जाता। जब वो वापस कमरे में आई, झुककर अपनी हील्स उतारने लगी तो वो भी कमरे में आ गया। मैंने कहा, आज तुम ऐसा ना करो कि मेरे आने से पहले पहले अपना सब कुछ उतार के बैठी हुई हो और मैं पागलों की तरह देखता रहूं कि मैंने इतने शौक से तुम्हारे लिए लहंगा लिया था और मुझे देखना नसीब भी ना हुआ। हमारी कौन सा मोहब्बत की शादी है जो आप मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं? इसकी बात सुन के वो कहने लगा, मोहब्बत की शादी नहीं, लेकिन कपड़े तो सारे मैंने तुम्हारे अपने शौक से लिए थे ना। कम से कम तुम्हें डाला हुआ देखना तो चाहता था ना कि तुम कैसी लगती हो। इसकी बात सुन के वो कहने लगी, अच्छा हुआ कि आपको नहीं दिखाया, आज भी मेरा दिखाने का कोई इरादा नहीं। ये कहते हुए वो चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। जब इसके बाजू से पकड़ के खींचा तो वो सीधा इसके सीने से आ लगी। इसके गिर्द बाजों का हिसार कायम करता कहने लगा, कल सुबह हमने हनीमून के लिए निकलना है। बाबा जान ने हमारे टिकट्स बुक करवा दिए हैं। ये सुन के इसके दिमाग पे ये जमा हो गया। आप पागल हो गए हैं। एकदम से इसे खुद से दूर धक्का दिया। मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे सफ़र मना किया है। मैं तो लेके जाना चाहता हूँ, बाबा जान ने बहुत ज़िद की है और साथ ही साथ मुझे बता भी दिया है। बाबा जान कह रहे हैं कि शायद हम दोनों साथ में अकेले वक्त गुजारेंगे तो शायद हम दोनों को अकल आ जाएगी। सारी ज़िंदगी हमने साथ गुजारनी है। इसकी बात सुन के वो नफ़ी में सर हिलाती चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। चेंज करके वो बाहर आई और आके दूसरी तरफ से सोने के लिए लेट गई। वो कितनी देर तक इसकी पुश्त को घूरता रहा, वो खुद नहीं जानता था। कल रात तक वो इससे नफरत कर रहा था, आज सुबह से क्या हो गया था? इसके दिल की दुनिया क्यों बदलने लगी थी? इस लड़की के लिए वो जानता था मलिया इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, बहुत टूट के चाहती है। एकदम से इसके करीब होता इसे अपने हसार में ले गया। वो नींद की वादियों में जा चुकी थी। अगर वो जाग रही होती तो ज़रूर इसे धक्के देती और एक लम्हे के लिए भी इसके करीब ना आती। हर बार इस पे गुस्सा दिखाने लगती, इससे कहती कि वो इससे नफ़रत करती है। अगले दिन सुबह सुबह वो ज़िद लगा के बैठ गई कि इसे कहीं नहीं जाना वहाज के साथ। रुबीना बेगम, वजह साहब, इसके बाबा जान, सब ने इसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की। तब जाके वो इसके साथ जाने के लिए तैयार हुई। वो जानते थे इन दोनों के दरमियान किस कदर लड़ाई झगड़े होते, इसके बावजूद दोनों की शादी करवा दी। और वो लोग चाहते थे कि कहीं घूमने फिरने जाएं। सारे रास्ते वो खामोश रही। वो इससे बात करने की कोशिश करना चाहता, मगर वो खामोश हो जाती। मई के ठंडे मौसम में गाड़ी में बैठते ही वो कपकपाने लगी। इसने घर के सामने गाड़ी रोकी और इसे निकलने का इशारा किया। वो ठंड से कांपती जैसे बाहर निकली तो बर्फबारी हो रही थी। जल्दी से इसके संग अंदर आ गई। साथ ही साथ वहाज ने खाना भी ऑर्डर कर दिया। खाना इसके पास पहुंच गया। वो कमरे में फुल हीटर ऑन किए सोफे पे बैठी अपने कंधों पर शॉल लपेटे चाय पी रही थी।
जब वो खाना लेके कमरे में दाखिल हुआ, सामने टेबल पे खाना लगाने लगा। वैसे ये काम ना बीवी का होता है, शौहर का नहीं होता। तो शौहर को हनीमून मनाने की पड़ी हुई थी, तो शौहर ही देखें कि ये काम ये कहते हुए वो मज़े से अपनी चाय पी रही थी, जो इसे थोड़ी देर पहले बनाई थी। मुझ बेचारे को भी दे दो। वो इसके हाथ से चाय वाला कप पकड़ रहा था। मेरी चाय मुझे वापस करें, वो गुस्से में बोली, मगर वो चाय के सिप लेने लगा। मेरी है। वो इसके हाथ से बाकी की चाय खींच चुकी थी और ख़ुद पीने लगी, साथ साथ खाना खाने लगी। वो भी बैठा खाना खा रहा था। स्टीम हस्ट का आखिरी पीस इसने उठाया। ये मेरा है, वापस करें। तुम अपने हिस्से के सारे खा चुकी हो। क्या मतलब है मैं सारे खा चुकी हूँ? आप भी अपने हिस्से के सारे खा चुके हैं। मैं भी खा चुकी हूँ। तो फिर ये किसका है? गुस्से में बोला, ये हमारे बेबी का है, तभी मैं खाने लगी हूँ। इसने फौरन से खाना शुरू किया और वो हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। बेबी का? बिल्कुल भी नहीं है, इधर वापस करो, मेरा है। जी नहीं, ये हमारे बेबी का है, तो मैं खाने लगी हूँ। वो हंसते हुए बोली और वह इसके लबों की मुस्कुराहट देखने लगा। वो शरारती थी और इसे हमेशा इसकी शरारतों से चिढ़ होती थी। इसे गुस्सा आता था मगर आज नहीं आया था। एकदम से वो इसके करीब होने लगा, इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ कहने लगा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। इसकी बात सुन के वो हंसते हुए इसे पीछे धक्का दे गई। मेरे साथ ड्रामे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। दूर रहें मुझसे। इसे आंखें दिखाते हुए बोली और वहाज हंस पड़ा था। वो जानती थी वो वहाज से मोहब्बत करती है। जब भी इसे मोहब्बत से बात करेगा तो वो फ़ौरन से इसकी तरफ माइल हो जाएगी, मगर अब वो भी इसे थोड़े बहुत नखरे दिखाना चाहती थी। दिन गुजरने लगा। इन दोनों की सुबह ऐसे ही होती थी, एक दूसरे को छेड़ते हुए, एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए। यहाँ रहते हुए इन्हें एक हफ्ता हो चुका था और एक हफ्ते के दरमियान इन्होंने इतनी लड़ाई की कि अब ये इनकी लड़ाई भी प्यार में बदलने लगी थी। आधी रात को वो अपने लिए किचन में खड़ी चाय बना रही थी जब अचानक वहाज ने आकर इसे पीछे से बाजों के हसार में लिया और अपने लब इसकी गर्दन पर रखे थे। वो फौरन से मुड़ के इसे देखने लगी। इसके पेट में मुक्का रसीद किया, खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश की। इसके सीने पे हाथ रखते हुए पीछे करने लगी। कोई कह नहीं सकता था एक हफ्ते पहले तक जो एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, आज इन दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत होने लगी थी। एकदम से इसे बाजों में उठा गया। मेरी चाय जल जाएगी, उतारे मुझे नीचे। नहीं उतारूंगा। मैं इसके सीने पे मुक्का मारने लगी। जैसे इसे नीचे उतारा तो वो फौरन से चाय के पास आई। हाँ, चाय के लिए तो जान जाती है तुम्हारी। जितनी चाय से मोहब्बत करती हो उतनी मुझसे भी कर लो ना। नहीं करनी मैंने आपसे मोहब्बत। अच्छा ठीक है, मत करो। मैं तो अपने बेबी से मोहब्बत करूँगा। तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत भी अपने करीब होने लगा। खबरदार जो मेरे पेट पे हाथ लगाने की कोशिश की। आपका कोई काम ही नहीं है। बेबी को या मुझे छूने की कोशिश की तो हरेसमेंट का केस करवा दूंगी आप पे। वो इसे उंगली दुखाते हुए बोली और इसकी उंगली को पकड़ता इस पे बोसा दे गया और इसकी हरकत पे बेसाख्ता वो हंस पड़ी। चले आ जाएं, बाहर घूमने फिरने चलते हैं। वो लाड से इसके गले में बाहें डालते हुए कहने लगी, इतनी रात को कहाँ घूमने फिरने जाना है? मैं नहीं कह रही, आपका बेबी कह रहा है। वो शरारती अंदाज में बोली। ये बेबी के आप मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवा रही हो। इसके गाल को खींचते हुए बोला। वो दोनों नहीं जाते थे कब वो एक दूसरे के लिए इतने अहम होने लगे। इसके लिए बाहर आ गया। सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। बर्फ़बारी हो रही थी। बस इस चीज़ के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी कि आपने मेरी शादी की पहली रात को बर्बाद कर दिया। वो गुस्से में इसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने इससे पहले भी आपको बर्बाद किया था। वो बेसाख्ता ही इसे वो रात याद करवा गया और इसके लबों की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी मगर वो बोल नहीं पा रही थी। बेसाख्ता इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। हाँ वाकई मैं आपने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी थी और इसके लिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। देखो तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ़ दी, ये तुम लड़कियां कितनी नाजुक होती हो। आप मेरा मजाक बना रहे हैं। गाड़ी रोके, मुझे आपके साथ
कहीं नहीं जाना, वो गाड़ी रोकने का कहने लगी। अच्छा, मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? चलो चली जाओ, मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। ये कहते हुए इसने गाड़ी रोक दी और वो हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। वाकई आपको इतना घमंड है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती? हाँ, मुझे है ना इस चीज़ पे। मुझे वफादार बीवी मिली है। वफादार नहीं मिली, मैं बेवफा हूँ। मैं आपको छोड़ के जा सकती हूँ। ये कहते हुए इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। कहाँ जाना है? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जहाँ तक जाना है चली जाओ। ये कहता वो अपने सीने पे बाजू बांधे गाड़ी की सीट से टेक लगा गया। वो गुस्से में गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर चली गई और वो यूं गाड़ी में बैठा मोबाइल चलाने लगा। न जाने कितना वक्त गुजर गया। इसने देखा आधा घंटा हो गया था, वो अभी तक वापस नहीं आई थी। अब की बार वो थोड़ा परेशान हुआ, इसे टेंशन होने लगी। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बाहर निकला और चारों तरफ देखने लगा। वो कहाँ चली गई थी? वो हर जगह इसे तलाश करने की कोशिश करने लगा। बर्फबारी बहुत ज़्यादा होने लगी। वो हर जगह इसे तलाश कर चुका था। लंबी सड़क पे इसे दूर दूर तक वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगर वो यहाँ से जाती भी तो आगे होनी थी। इसने गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी, मगर वो सामने सड़क पे इसे कहीं ना मिले। वो पागल होने लगा, इसके नंबर पे कॉल करने लगा। देखा तो इसका मोबाइल गाड़ी में ही पड़ा हुआ था। हर जगह तलाश करते हुए वो एक सड़क के साइड पे बनी हुई जगह की तरफ गया। अचानक इसकी नज़र बर्फ पर पड़े हुए इस वजूद की तरफ गई। वो जल्दी से इसके पास आया। वो वहां पे गिरी पड़ी थी, शायद इसे ठोकर लगी थी और वो गिरी थी या क्या हुआ था, वो अंधी गिरी हुई थी। जल्दी इसके करीब आया, इसे अपने बाजू में उठा लिया, इसके गाल को थपथपाने लगा। आंखें खोलो मलिहा। मलिहा वो पागल होने लगा, इसे अपने सीने से लगा लिया। फौरन से लेके इसे गाड़ी में आ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो वापस अपने घर पहुंचा। इसे बाजू में उठाता हुआ कमरे में लेके आया। कमरे का हीटर फुल ऑन कर दिया। इसके हाथों को सहलाने लगा। ठंड की वजह से इसके होंठ बिल्कुल नीले पड़ गए थे। वो इसके करीब होता इसे अपनी सांसें देने लगा। जैसे इसके अलग हुआ, इसने हल्की हल्की आंखें खोल के देखा। वो इसके सामने था। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। इसके चेहरे पर उदासी और परेशानी छाई हुई थी। आंखें खोलो ना मेरी जान, मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। कभी भी नहीं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा, कभी भी नहीं कहूँगा मुझसे दूर चली जाओ। पागल हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। वो दीवानों की तरह इसके चेहरे पर बोसे देने लगा। इसे अपने करीब कर लिया। इसने हल्की हल्की आंखें खोली। जब वो होश की दुनिया में वापस आई तो इसके सामने बैठे हुए वहाज को देखा। रोते हुए इसके सीने से लग गई। आपको पता है, इस वक्त मैं इतना शदीद डर रही थी। मेरे पाँव में इतनी पेन हो रही थी, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। इसके सीने से लगी रोते हुए बोल रही थी। इसने अपने पेट पर हाथ रखा था। वहाँ पे इसे हल्की हल्की इसकी हार्ट बीट महसूस होने लगी तो इसने सुख का सांस लिया। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास जाना चाहती थी। मुझे एक दफ़ा डॉक्टर के पास ले जाएं, मेरे बेबी को तो कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ मुझे ले जाएं, वो रोते हुए बोली। इसके सीने से लगी हुई थी, आज के बाद ऐसे मुझे छोड़ के मत जाना। वो डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोली परेशान होने वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। और अगले दिन ही वो लोग वापस आ गए। वो सबको सारी हकीकत बता चुकी थी कि इन दोनों के दरमियान शादी के पहले भी बहुत कुछ हो चुका था। वो कुछ राज नहीं रखना चाहती थी और इससे वहाज से बेइंतहा मोहब्बत होने लगी थी। और वहाज को तो इस रात अंदाज़ा हुआ था कि वो एक लम्हे के लिए भी इसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। वो बचपन से इससे कितनी मोहब्बत करता है, कितना टूट के चाहता है। इसे हमेशा ऐसे लगता था जैसे इन्हीं शरारतों से इसे मोहब्बत होने लगी। वो एक दूसरे को टूट कर चाहने लगे। अल्लाह ने इन्हें खूबसूरत से बेटे से नवाजा जिसमें गोया मलिहा की तो जान ही बसती थी और वहाज की जान तो अपनी मलिहा में बसने लगी।